हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 1 से लेकर 5 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिल रहा है और अभी थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, 27-28 नवंबर तक अभी थोड़ा सा शेड्यूल मेरा हेक्टिक है, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने पेड कोर्स वगैरह ले रखा है वीडियोस सबको मिलेंगे, लेकिन 27-28 तक भी थोड़ा सा डिले रहेगा। हो सकता है एक वीडियो आ जाए या एक भी ना आए, लेकिन 28-29 के बाद में फिर आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस बैक टू बैक मिल जाएंगे। बैकएंड पर मैं कंटेंट वगैरह रेडी कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग का टाइम अभी शायद मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर रह रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से वीडियोस थोड़ा सा पेंडिंग होंगे, लेकिन 27-28 के बाद में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है, जिनका SBI का एग्जाम लगा हुआ है, जिनका IBPS PO क्लर्क का एग्जाम है, वो लोग जो है अभी प्रीलिम्स की तैयारी करें। प्रीलिम्स में तो आप लोगों से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाना है नहीं, ठीक है ना। और 28 के बाद में मैं वैसे 28-29 के बाद में वैसे भी मैं सारी चीज़ें बैक टू बैक फटाफट करा के कंप्लीट करा ही दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, थोड़ा सा भी चीज़ें डिले होंगी और लेकिन 27-28 के बाद में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस बीच में, इस ड्यूरेशन में 10-15 दिन में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी। ठीक, तो चलिए, एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में ये शेयर करनी थी और आज जो रहेगा हम लोग 5 नवंबर तक का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हमारे स्क्रीन पर है और देखिए इसमें क्या बोला गया है। Which company has partnered with Lawrencedale Agro Processing India to launch the digital platform Leaf Farmers Network to improve financial access and inclusion among the farmers in India? ठीक है ना, भारत में किसानों के बीच वित्तीय पहुंच और समावेश को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म LEAF लीफ फार्मर नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया में किसानों का फिनेंशियल एक्सेस इंप्रूव करने के लिए मास्टर कार्ड और लीफ ने पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक ना, मास्टर कार्ड और लीफ ने, ठीक है ना, लीफ का मतलब क्या हो जाएगा, लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया। ठीक है ना, इसने और मास्टर कार्ड ने जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है और पार्टनरशिप के बाद में क्या होगा कि जो लीफ है वो फार्मर नेटवर्क नाम से एक लीफ फार्मर नेटवर्क नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, शुरुआती तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और अब ये किस तरीके से काम करेगा, क्या इसकी प्रोसेसिंग वगैरह होगी, ये सब जानने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम के लिए जरूरी भी नहीं है। बस जो हमको जानना था वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ये नाम हमको याद रखना है, किसने किसने पार्टनरशिप में इसे लॉन्च किया हुआ है ये याद रखना है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी और लॉन्च नहीं करना। ठीक है ना, मास्टर कार्ड ने लीफ के साथ पार्टनरशिप में लीफ फार्मर नेटवर्क लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? टू इंप्रूव द फाइनेंशियल एक्सेस एंड इंक्लूजन अमंग द फार्मर्स इन इंडिया, भारतवर्ष में किसानों के फाइनेंशियल एक्सेस को और इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए। बस यही इतनी चीज़ इसमें हमको पढ़नी है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने के लिए जरूरत है नहीं, एग्जाम के लिए वो जरूरी है नहीं। और अननेसेसरी चीज़ें हम लोग पढ़ते भी नहीं, आप लोग जानते हो। पॉइंट टू द पॉइंट बातें हम लोगों को पढ़नी जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। वैसे तो बहुत सारी फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, बहुत डीप में हम लोग जा सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं। जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क USA। ठीक है, मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which insurance company has recently entered into a bancassurance partnership with the Federal Bank? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने फेडरल बैंक के साथ एक बैंकास्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बैंकास्योरेंस की यहाँ पर एक बात हुई है, तो ये बहुत सारे लोगों को पता होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग नए होंगे जिनको नहीं भी पता होगा, तो उनके लिए ये बता दिया जा रहा है। बाकी हालांकि बहुत ही बेसिक चीज़ें, अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बैंकास्योरेंस ये होता है कि जब भी कोई बैंक और कोई इंश्योरेंस कंपनी, फिर से सुन लो, जब भी कोई बैंक और कोई इंश्योरेंस कंपनी एक पार्टनरशिप करती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बैंकास्योरेंस बोलते हैं। और ये जो पार्टनरशिप की जाती है, क्यों की जाती है? बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पार्टनरशिप क्यों की जाती है? जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उसको बैंक अपनी ब्रांचेस से बेच सके। ठीक है ना, तो अगर वन लाइनर, एक लाइन में हम लोग इसको समझें कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को, इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बैंक की ब्रांचेज के द्वारा बेचने के लिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में की जाने वाली पार्टनरशिप को हम लोग बैंकास्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यही बैंकास्योरेंस हो जाएगा और ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें पूछा गया था कि कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में फेडरल बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ था। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में फेडरल बैंक के साथ में जो है एक बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ था। फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हुई है, किसकी बात हुई है? फेडरल बैंक की। तो अगर फेडरल बैंक की इसकी बात हो रही है तो इसके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। अलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना, अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, किसके? फेडरल बैंक के। तो फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ जो है वो श्याम श्रीनिवासन जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? श्याम श्रीनिवासन, ठीक है ना, श्याम श्रीनिवासन जी जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विद bankbazaar.com टू लॉन्च को ब्रांडेड कार्ड नेम्ड फिन बूस्टर? बढ़िया क्वेश्चन है। किस बैंक ने फिन बूस्टर नामक एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बैंक बाजार के साथ में भागीदारी की है? ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। पहली चीज तो ये नाम आप लोग याद रखना फिन बूस्टर का, ठीक ना, फिन बूस्टर नाम याद रखना। फिन बूस्टर क्या है? एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने bankbazaar.com के साथ में मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिन बूस्टर के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक। ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक के हेडक्वार्टर वगैरह की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यस बैंक इसका आंसर है तो इसके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा यस बैंक का मुंबई महाराष्ट्र में। प्रशांत कुमार जी जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बात हो गई यस बैंक की, यस बैंक इसका आंसर होगा। यस बैंक के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी। बाकी एचडीएफसी, देना, यूको और इंडियन बैंक के बारे में ये सारी चीजें आप लोग रिकॉल इसी टाइम पे कर लो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, जो आईबीपीएस क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी पूछ सकते तो जो स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम्स ऑलरेडी होते हैं, जो छोटे मोटे वनडे एग्जाम वगैरह होते रहते हैं, वहां पर भी बैंक हेडक्वार्टर टैगलाइन भी पूछ ली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसको इग्नोर ना किया करो, इसको साथ ही साथ में याद किया करो, ठीक। तो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना, ये पार्टनरशिप जो है यस बैंक और बैंक बाजार के बीच में पार्टनरशिप की गई है। और इसके माध्यम से, इस पार्टनरशिप के माध्यम से कस्टमर्स के जो भी कस्टमर्स होंगे, जो ग्राहक होंगे, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस मेजर की जाएगी, ठीक। कुल मिलाकर आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखो। कौन सा नाम? फिन बूस्टर। फिन बूस्टर याद रखो। और फिन बूस्टर किसके किसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया? पार्टनरशिप में बैंक बाजार और यस बैंक, ठीक है ना, बैंक बाजार और यस बैंक के द्वारा मिलकर ये लॉन्च किया गया। बस इतना ही हम लोगों को इसमें याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि की मंजूरी दी गई है? ये इसमें पूछा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है, इंडिया के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितना लोन अमाउंट दिया गया है, यही इसमें पूछा गया। लोन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना, नोट डाउन करते हुए रहना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। 250 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। 250 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और अगर इसकी वैल्यू हम INR में बात करें तो 1873 करोड़ रुपए, 1873 करोड़ रुपए जो है ये INR में इसकी वैल्यू हो जाएगी। 1873 करोड़ रुपीज INR में इसकी वैल्यू हो जाएगी। और मिलियन में अगर हम लोग बात करें, मिलियन USD में बात करें हम लोग, तो 250 मिलियन USD, 250 मिलियन USD जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो NICDP प्रोग्राम है, NICDP यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसका मेन मोटो, इसका जो उद्देश्य है वो इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स, ठीक है ना, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको डेवलप करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो आपके दिमाग में अभी तक इसका हेडक्वार्टर आ जाना चाहिए था, एटलीस्ट हेडक्वार्टर इसका आ जाना चाहिए था। मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो मसात्सुगु आसाकावा, ठीक है ना, मसात्सुगु आसाकावा ये जो हैं इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक आए आप लोगों के सामने, आप लोग IMF का भी हेडक्वार्टर याद कर लिया करो, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर याद कर लिया करो ना।
ठीक है। इस तरीके से एडीबी का तो आपको मैंने बताया था। इस तरीके से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग उसी टाइम पर याद कर लिया करो, मतलब रिवाइज कर लिया करो। उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन भी नहीं होगा और एग्जाम में लास्ट मोमेंट में आप लोगों को पीडीएफ लेके रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, हाउ मच टोटल लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड अंडर एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX by Asian Infrastructure Investment Bank and Asian Development Bank to India for procuring COVID-19 vaccines। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए हाल ही में कुल कितनी ऋण राशि स्वीकार की गई है, दी गई है, ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया है कि एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी एक है, ठीक है ना, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत में, ठीक है ना, AIIB और ADB के द्वारा इंडिया को वैक्सीन खरीदने के लिए जो है कितने का लोन अमाउंट दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 2 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ADB और ADB के एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत में, जो एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक फैसिलिटी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक फैसिलिटी है। तो उसी के तहत में ADB और AIIB द्वारा इंडिया को 2 बिलियन USD का लोन अप्रूव किया गया है, जिसके माध्यम से, जिस पैसे से जो 2 बिलियन का लोन दिया जा रहा है, इससे जो है इंडिया वैक्सीन का निर्माण और वैक्सीन खरीद करेगी, ठीक है ना। वैक्सीन के निर्माण और वैक्सीन की खरीद के लिए ये 2 बिलियन USD का जो है लोन ADB और AIIB के द्वारा इंडिया को दिया गया है। AIIB की यहाँ पर बात हुई, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी भी बात हुई है यहाँ पर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बीजिंग, चाइना, ठीक है ना, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो जिन लीक्विन ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है, तो आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने बताया था कि आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और प्रेसिडेंट कौन है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखो। मसाकावा ये इसके हो जाएंगे प्रेसिडेंट, और मेट्रो मनीला मंडालुयांग फिलीपींस ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, IMF और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को याद आते हैं उसके भी हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग याद कर लिया करो, उसी टाइम पर रिकॉल कर लिया करो। नेक्स्ट देखेंगे, Which bank has recently signed an MOU with the Indian Navy to offer a defense service salary package under Power Salute। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। किस बैंक ने हाल ही में पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने इंडियन नेवी के साथ में डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज के पावर सैल्यूट के तहत डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है। कुल मिलाकर बैंक का नाम बताना है, तो उस बैंक का नाम हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एक्सिस बैंक की क्योंकि यहाँ पर बात हुई है, तो फिर एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक है ना, अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। एक्सिस बैंक की पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी, बाकी ऑप्शन में और जो तो बैंक दिए गए यही सारी कहानी आप लोगों को उसको याद होनी चाहिए, ठीक है। पावर सैल्यूट के तहत डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज ऑफर करने के लिए एक्सिस बैंक और इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया हुआ, ठीक है ना। और इसके तहत में होगा क्या, जो इंडियन नेवी के द्वारा इन दोनों के बीच में जो एक MOU साइन किया गया है, इसके तहत में जो है इंडियन नेवी के जो भी कैडेट्स होंगे, ठीक है ना, जो भी इंडियन नेवी के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको एक्सिस बैंक के द्वारा डिफरेंट टाइप की बैंकिंग सर्विसेज, सैलरी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर बैंकिंग सर्विसेज, ATM, सैलरी और भी जो फीचर्स होते हैं, जो भी और सर्विसेज होंगी जो कि स्पेशली इंडियन नेवी के लिए डिज़ाइन की जाएंगी, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसके तहत में जो भी बैंकिंग सर्विसेज वगैरह उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उसी के तहत में उनको 56 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा, 56 लाख, ठीक ना, 56 लाख से 56 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये नाम आप लोग याद रखना, पावर सैल्यूट, ठीक है ना, पावर सैल्यूट, एक्सिस बैंक और इंडियन नेवी, ये तीन चीज इस तरीके से ना कैड कोड वर्ड बना लिया करो आप लोग, पावर सैल्यूट, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा कि पावर सैल्यूट के पैकेज के तहत में इंडियन नेवी ने और एक्सिस बैंक ने एक MOU साइन किया, जिससे कि जो इंडियन नेवी के एम्प्लॉयज हैं डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अकाउंट जो है वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा सके। तो छोटे छोटे टैग वर्ड अपने खुद के बना लिया करो जहां पर चीजें नया हो, ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, जहां पर आपको जितना उलझना होगा मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या उलझना है। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाना है, ठीक है। इसमें ज्यादा ज्यादा अगर आपसे कुछ और पूछ सकते हैं तो इंडियन नेवी के इसमें चीफ कौन है, इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, ठीक है ना,
एयरफोर्स का चीफ कौन है। तो ये बेसिक चीज़ें, ये भी आप लोग ये करंट अफेयर्स वगैरह जब पढ़ते हो तो ये भी आप लोग याद करते हुए चलते हो, ठीक है ना। तो ये इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी, हालांकि जो पीडीएफ वगैरह मिलेगी आपको उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें खुद से कोशिश किया करो कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस टाइप में मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही बनाकर खुद ही उसी टाइम पर उसका आंसर ले लो। इससे क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा तैयार हो जाएगा, और खुद जब अपना दिमाग आप लोग लगाओगे, खुद एक बार उसमें प्रेशर माइंड पे दोगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्टअप करते रहो, तैयारी करते रहो लगातार, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। जिन लोगों का भी एसबीआई का एग्जाम लगा हुआ, एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है, ठीक है ना, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए फटाफट लगातार तैयारी करते रहो, और साथ ही साथ में मेंस की भी तैयारी करते हुए चलो। ऐसा नहीं कि पहले प्रीलिम्स निकल जाएगा तब हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, तब हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें आपको तैयारी डे फर्स्ट से मेंस की ही करनी है। तैयारी तो आपको मेंस की ही करनी है, बीच में कुछ प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट वगैरह देकर स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर लेना है। बाकी आपको ओवरऑल तैयारी मेंस की ही करनी है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ प्री की तैयारी करोगे तो फिर प्री के बाद में मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है नहीं, ठीक ना। और मेंस लेवल की अगर तैयारी करोगे, भाई मेंस की तैयारी करें तो प्री तो ऑलरेडी उसमें कवर ही हो रहा है। प्री में आपको बस थोड़ा थोड़ा बहुत स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना, वो मॉक टेस्ट से आपका डेवलप हो ही जाएगा ना। तो मेंस की तैयारी आप लोग हमेशा करते रहो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द 7 मेंबर आईटी प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी आईटीपीएसी ऑफ सेबी टू प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन अपग्रेडिंग सेबीज एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सेबी के मौजूदा आईटी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, सेबी के मौजूदा आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, सेबी के मौजूदा आईटी सिस्टम को उन्नयन, अपग्रेड का मतलब उन्नयन होता है, तो उन्नयन नहीं समझ पाओगे इसलिए अपग्रेड पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है ना। सेबी का जो मौजूदा करंट में भी आईटी सिस्टम है उसको अपग्रेड करने पर दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए सेबी की 7 सदस्यीय आईटी परियोजना सलाहकार समिति यानी कि आईटीपीएसी का प्रमुख कौन है, ठीक है ना। सेबी ने क्या किया है कि अभी 7 लोगों की एक कमेटी बनाई हुई है। सेबी ने अभी 7 लोगों की एक कमेटी बनाई हुई है, और ये जो कमेटी है ये सेबी का जो भी करंट में आईटी सिस्टम्स है, इसकी जो करंट में गाइडलाइंस हैं इसको और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए, इसको और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए ये कमेटी काम करेगी। तो जो ये 7 लोगों की कमेटी बनाई गई है सेबी की, इसका हेड कौन है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अभय कारांदीकर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, अभय कारांदीकर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। सेबी के 7 सदस्यीय आईटी प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का ये इनको हेड बनाया गया, ठीक है ना। अब सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और सेबी का चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। ऑप्शन ढंग से पढ़ लोगे तभी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो सेबी का चेयरपर्सन कौन है और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग रिकॉल करो आप लोग यहीं पर, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who is the head of the SEBI's recently reconstituted technical advisory committee which will be recommend measures for changes and improvements in market structure given the technological changes। सेबी के द्वारा हाल ही में पुनर्गठित तकनीकी सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है जो कि तकनीकी परिवर्तनों को देखते हुए बाजार संरचना में बदलाव और सुधार के उपायों की सिफारिश करेगी। सेबी ने अभी एक ऑलरेडी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी पहले से ही बना रखी थी, जिसको जो है अभी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब कि फिर से उसको उसका गठन किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ लोगों को ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये पूछा गया है कि उस जो अभी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसका हेड कौन है, ये इस पर पूछा गया, ठीक है ना। तो इसके हेड जो है दीपक बी पाठक जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दीपक बी पाठक जो है ये इसके हेड हो जाएंगे, ठीक। बाकी और जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी इस कमेटी के मेंबर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके हेड हो जाएंगे, बाकी जो कमेटी की बाकी ये 3 लोग ही है, और ऑप्शन में जो 5वां ऑप्शन है ये सभी लोग इस कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। दीपक बी पाठक जी इस कमेटी के हेड हो जाएंगे। पहले इस कमेटी में 5 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूट फिर से इसको पुनर्गठित करने के बाद में इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए, टोटल इस कमेटी में 7 सदस्य हो गए। और ये कमेटी काम क्या करेगी ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये कमेटी जो है मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, ठीक है ना। मार्केट स्ट्रक्चर में जो भी है उसको और ज़्यादा कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए उसके लिए ये अपने रिकमेंडेशंस देगी, क्या क्या टेक्निकल चेंजेस किए जाए इस पर अपने रिकमेंडेशंस सौंपेगी। तो ऑप्शन नंबर डी दीपक बी पाठक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द प्रोग्राम मैनेजर फॉर द 300 मिलियन USD फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड नीति आयोग टू फाइनेंस ई व्हीकल्स, ठीक है ना। ई वाहनों को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक और नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पहले नुकसान जोखिम साझाकरण साधन के लिए हाल ही में किस बैंक को कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में चुना गया। हिंदी इतनी ज़्यादा हो गई है कि सर के ऊपर से जा रही होगी, तो इंग्लिश पढ़ लेना। इंग्लिश इसीलिए क्वेश्चन इसीलिए दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये अमाउंट आप लोग याद रखो 300 मिलियन USD का, ठीक है ना।
300 मिलियन यूएसडी का आप लोग अमाउंट रखो। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे ये कहानी के तरीके से सुनोगे चले जाओगे, याद होगा नहीं। तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फिनेंस करने के लिए 300 मिलियन यूएसडी का एक फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट के प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कौन सी बैंक को अपॉइंट किया गया है, कौन सी बैंक को सिलेक्ट किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर है, एसबीआई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एसबीआई ऑप्शन नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फिर से सुनो आप लोग, इन सारी चीज़ों को याद होना चाहिए। मैं इसी टाइम पर आप लोगों को याद करा देना चाहता हूँ। मैं 2-4 बार बोलूँगा, 2-4 बार आप लोग सुनोगे, याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें R&D करने की जरूरत नहीं कि बाद में पैनिक हो जाओ और बाद में रट्टा मारो। यहीं पर सुनो, यहीं पर याद करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने 300 मिलियन यूएसडी, ये अमाउंट याद रखना, 300 मिलियन यूएसडी का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके लिए एसबीआई को प्रोग्राम मैनेजर बनाया गया। कौन सी बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसका प्रोग्राम मैनेजर बनाया गया, जो कि इस प्रोग्राम को मैनेज करेगा। इस प्रोग्राम के तहत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बता दिया। बाकी ऑप्शन में ये और जो सारी बैंकें दी गई हैं, इन सारी बैंकों के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। रिकॉल करते हुए यहाँ पर चलो, यहाँ पर बात वर्ल्ड बैंक की भी हुई है, ठीक ना। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ पर हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड आर मालपास, ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का चेयरपर्सन इस समय कौन है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, ये आप लोग रिकॉल करो। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब पर कमेंट करो इसको, और जो पेड कोर्सेज वाले हैं आप लोग यहाँ पर रिकॉल करो यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर रिकॉल करते हुए चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थ्रू डिजिटल मोड। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मोड के माध्यम से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीद पर कितनी छूट दी जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, एसबीआई के लिए जिनका भी एग्जाम लगा हुआ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 रुपए पर ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी 50 रुपीज पर ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। आरबीआई के साथ में मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 7th किस्त जो है 7वीं किस्त जारी की है। और ये जो है अक्टूबर 2021 से मार्च 2020 तक 4 किस्तों में जारी किया जाएगा। डेडलाइन टाइम ड्यूरेशन आप लोग याद रखो, अक्टूबर 2021 से लेकर, इसीलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो परचेज करते हैं उनको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना। अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के बीच में 4 किस्तों के बीच में इसे जारी किया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन मोड से परचेज करने पर 50 रुपए पर ग्राम की छूट दी जाएगी। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो काफ़ी सारे लोगों को भी पता होगा कि क्या है, क्या होता है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए एक मोटा मोटा ओवरव्यू देंगे हम यहाँ पर। हालांकि बहुत डीप में हम यहाँ इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा ओवरव्यू देंगे जिससे कि एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, जिससे कि आप लोग इसको समझ सको, याद कर सको ये टर्म क्या है, होता क्या है, ठीक है ना। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है ये नवंबर 2015 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, मैं लिख रहा हूँ नवंबर 2015, ठीक ना। नवंबर 2015 में भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया हुआ था। क्यों लॉन्च किया हुआ था, फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए। फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई के द्वारा इशू की जाने वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है गोल्ड के रूप में। जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बिहाफ पर आरबीआई के द्वारा इशू की जाने वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है गोल्ड के फॉर्म में। गोल्ड यानी कि सोना, सोने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मिला होगा। 50 रुपए पर ग्राम की छूट दी जाएगी जो लोग डिजिटल मोड से परचेज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, by which name SBI has recently launched a pre-approved two-wheeler loan scheme through its योनो प्लेटफॉर्म। SBI ने हाल ही में अपने योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व अनुमोदित टू व्हीलर्स ऋण योजना किस नाम से शुरू की है, ठीक है ना।
एसबीआई ने टू व्हीलर्स के लिए एक लोन स्कीम लॉन्च की हुई है अपने योनो प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो उस स्कीम का नाम क्या है, ठीक है ना, उस स्कीम का नाम क्या है, बाय विच नेम, उस स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, उसका जो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एसबीआई इजी राइड, ऑप्शन नंबर ए। एसबीआई इजी राइड ऑप्शन नंबर ए इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एसबीआई ने टू व्हीलर्स लोन स्कीम लॉन्च की हुई है एसबीआई इजी राइड नाम से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसके तहत में योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से टू व्हीलर्स के लिए लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने रुपए तक का, ये अमाउंट भी याद रखो, अप टू 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात चले, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, दिनेश कुमार खारा इसके जो हो जाएंगे चेयरपर्सन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अब एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो और इसको रिकॉल इसी टाइम पर आप लोग कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद वेगा हेलमेट्स टू प्रमोट रोड सेफ्टी अवेयरनेस। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने वेगा हेलमेट के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और वेगा हेलमेट्स ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस पार्टनरशिप के तहत में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रोवाइड करेगी जब भी कोई व्यक्ति वेगा हेलमेट खरीदेगा। वेगा हेलमेट्स जो होता है ये एक हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है ना, जो बाइक वगैरह चलाने पर सर पर हेलमेट पहनते हैं, वो हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी है। इसी के साथ में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने जो है टाई अप किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके। तो जब भी कोई व्यक्ति वेगा हेलमेट खरीदेगा उस दौरान उस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रोवाइड करेगी, ठीक ना। 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी के तहत में दिया जाएगा। कितने रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का, ठीक ना। 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की यहाँ पर बात हुई है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो भार्गव दास गुप्ता, ठीक है, भार्गव दास गुप्ता, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद एनसीडीएक्स ई मार्केट लिमिटेड टू सपोर्ट इट्स एग्रो ई कॉमर्स बिजनेस। हाल ही में किस बैंक ने एनसीडीएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड के कृषि ई कॉमर्स व्यवसाय का समर्थन करने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया, ठीक ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ए। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। यहाँ पर इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो संजीव चड्ढा, ठीक है ना, संजीव चड्ढा इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बाकी इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ पर है और टैगलाइन कहाँ पर है, ये आप लोग रिकॉल करो। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर रिकॉल करनी है। और ऑप्शन में जो और बैंक दिए गए इनका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, टैगलाइन, ये सब भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। बैंक ऑफ बड़ौदा और एनसीडीईएक्स ने एक एमओयू साइन किया हुआ है जिसके तहत में बैंक ऑफ बड़ौदा एनसीडीईएक्स के क्लियरिंग बैंक के रूप में काम करेगा और ये एनसीडीईएक्स के सभी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करेगा, ठीक ना। एनसीडीईएक्स के सभी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करेगा। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, RBI has recently revised the PCA framework for bank which will be effective from which date? RBI ने हाल ही में बैंकों के लिए PCA ढांचे को संशोधित किया है जो कि किस तारीख से प्रभावित होगी, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम से रिलेटेड है। RBI की गाइडलाइंस है, ये RBI ने रिवाइज्ड गाइडलाइन इसके लिए जारी किया हुआ है। तो ये RBI कहता है वाली सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर ले लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं था कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाए। यहीं पर हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया है। जो वीडियोस थोड़ा लंबे हो सकते हैं उसको हम लोग ले जाते हैं RBI कहता है वाली में। बाकी हम लोग RBI की जो गाइडलाइंस होती हैं, RBI की जो सर्कुलर्स होते हैं, उसको हम लोग जो है वीकली बेसिस पर ही डिस्कस करते रहते हैं, जो कि छोटे होते हैं और उसी वीडियो में डिस्कस किए जा सकते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं पर भी आपको RBI से रिलेटेड न्यूज़ मिले, ठीक है, तो इसको आप लोग तुरंत ग्रैब कर लिया करो, तुरंत उसको याद करो, उस पर एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो RBI ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सभी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और
अननेसेसरी चीजें हमको यहाँ पर पढ़ना नहीं। मैं पहले ही बताया था और अभी भी बताऊंगा कि वही पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊंगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी 14-15 पढ़ने की गाइडलाइंस, डिटेल गाइडलाइन हमें पढ़ने की जरूरत क्या है यार, इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है। इतना पढ़ना है तो फिर आरबीआई की वेबसाइट पर आप लोगों को ये गाइडलाइन मिल जाएगी, आप लोग जाकर वहां पर डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। लेकिन उतना पढ़ने से मतलब है नहीं, हमको अपना एग्जाम क्लियर करना है। हमको ये नहीं दिखाना कि हम इसके महारत हासिल कर लिए, हमको सारी चीज़ें आती हैं, हमसे बड़ा ज्ञान नहीं, हमसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं। हमको बस पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हुए भी आते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क बैंकों के लिए रिलीज किया, जारी किया हुआ है। तो वो कब से प्रभावी होगा, वो कब से लागू होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आरबीआई ने ये जो रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है, ये सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए जारी किया है, सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए जारी किया गया है। जबकि ध्यान से सुनो इस लाइन को, सुनो, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा। सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए ये रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, पेमेंट्स बैंक, ठीक ना, और आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, इन सभी को इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। मतलब कि इनके लिए ये फ्रेमवर्क नहीं जारी किया गया है, इन्हें इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। फिर से सुनो आप लोग, आरबीआई ने जो भी हाल ही में रिवाइज्ड फ्रेमवर्क बैंकों के लिए जारी किया, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए जारी किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स जो है इस फ्रेमवर्क, इस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनको इस फ्रेमवर्क से बाहर ही रखा गया है। और ये जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, ये 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया है और ऑप्शन नंबर ए यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ठीक। और ये जो रिवीजन किया गया, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जो लाया गया, इस रिवीजन के बाद में किसी भी बैंक को मॉनिटर करने के लिए उसकी कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लेवरेज, इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ये की एरियाज होंगे किसी भी बैंक को मॉनिटर करने के लिए, ठीक। और पीसीए फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात हो रही है तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा ये लोग हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो जो ये पीसीए फ्रेमवर्क है, ये आरबीआई के द्वारा दिसंबर 2002, लिख दे रहा हूं मैं, ये आरबीआई के द्वारा दिसंबर 2002 में इसे जारी किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद अप्रैल 2017 में इसे रिवाइज किया गया और अब फिर से इसे एक बार रिवाइज किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जिन लोगों को इंटरव्यू वगैरह लगा हुआ है अभी। अच्छा आप लोग बताओ एक क्वेश्चन कि अभी हाल ही में क्या, अभी मतलब करंट जो सिनेरियो चला, अभी वर्तमान में पीसीए फ्रेमवर्क में कौन सी बैंक है, कितनी बैंकें हैं और कौन सी बैंक है, ठीक है, उन सभी के नाम आप लोग बताओ। पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बिना आंसर किए चले जाओगे और बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन याद करो इस तरीके से। पीसीए फ्रेमवर्क जैसे देखने को मिला, उसी टाइम पर हमारे दिमाग में चीज़ यहाँ जानी चाहिए थी कि अभी वर्तमान में कितनी बैंकें पीसीए फ्रेमवर्क में हैं। तो पीसीए फ्रेमवर्क में इस टाइम पर अभी करंट में केवल और केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है। एकमात्र बैंक बची हुई है, एकमात्र बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो कि इस समय आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2022 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द अगरतला सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में अगरतला शहरी विकास परियोजना के लिए कितना ऋण दिया गया है। बस इसमें यह पूछा गया कि एडीबी के द्वारा अगरतला सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कितना लोन अमाउंट दिया गया, बस इतना ही पूछा गया। लोन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वन लाइनर है, इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 61 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 61 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। और आईएनआर में अगर हम लोग इसकी बात करें तो 453 करोड़ रुपीस जो है ये इसकी आईएनआर में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात किसकी हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर वगैरह तब तक आपको याद हो गया होगा यार, कई बार बता चुका हूँ और लगातार बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, इस बार आप लोग इसको रिकॉल करो, ठीक है ना। और जो ये लोन दिया गया है अगरतला सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, इसके तहत में अगरतला में जो है वो डेवलपमेंट वर्क वगैरह किए जाएंगे, वहाँ पर विकास कार्य किए जाएंगे, जैसे कि वहाँ की रोड्स वगैरह
नई रोड्स वगैरह बनाई जाएंगी, उन रोड्स को जो पुरानी एग्जिस्टिंग रोड है उसको अपग्रेड वगैरह किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ये जानने की जरूरत नहीं है। एशियन किसके द्वारा लोन दिया गया, किस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया, कितना लोन दिया गया, बस ये चीज आप लोग याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अगरतला सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 61 मिलियन यूएसडी यानी कि 453 करोड़ रुपए ये एनआरएमएस की वैल्यू है, कितने का लोन दिया गया, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which bank has recently signed an MOU with the Bombay Stock Exchange to encourage listing of small and medium enterprises and startups? किस बैंक ने हाल ही में लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स की लिस्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वन लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। HDFC बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। HDFC बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में भी एक MOU साइन किया जिससे कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना है। HDFC बैंक की बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शशिधर जगदीशन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन हो जाएगी। HDFC बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी और जो ऑप्शन में बैंक की दी गई हैं इनके बारे में आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which life insurance company has recently got approval from CCI for acquiring 100% shareholdings of Exide Life Insurance Limited? किस जीवन बीमा कंपनी को हाल ही में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की 100% शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए CCI से अनुमति मिली हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना इसमें पढ़ना, इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक ना। CCI ने HDFC लाइफ को एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की 100% शेयर होल्डिंग्स एक्वायर करने की परमिशन दी है। बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। विभा पैडलकर ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। विभा पैडलकर ये इसकी MD एंड CEO हो जाएंगी। एक्साइड की भी यहाँ पर बात हुई है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की भी बात हुई है। तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा और क्षितिज जैन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे और आज हम लोगों ने 1 से लेकर 5 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस कर लिया है। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि 27-28 तारीख तक थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल है, मैं बाहर हूँ, रिकॉर्डिंग का टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि मिल पाएगा। तो आप लोगों को जो अगली वीडियोस है, हो सकता है इसके बीच में अगर मुझे टाइम मिले तो मैं 1 या 2 वीडियो डाल दूं, नहीं तो फिर आप लोगों को जो अब वीडियो मिलना स्टार्ट होगा वो 27-28 के बाद में ही आप लोगों को वीडियोस मिलना स्टार्ट होगा। और कहीं पर कोई भी डरने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्वेंसी कम होगी लेकिन बाद में सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करा दी जाएंगी, ठीक है। अभी आप लोगों को प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो जिन लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम है आप लोग प्रीलिम्स के एग्जाम दो अच्छे से, उसके बाद ही इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसके पहले मैं सारी चीज़ें करा दूंगा, ठीक है ना। बैकएंड पर मैं कंटेंट वगैरह डेवलप कर रहा हूँ, बस मुझे रिकॉर्डिंग करना ही रहेगा, जो 2-4 दिन बैठकर मैं लगातार रिकॉर्ड कर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया कर दूंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया है उनके लिए जानकारी है कि हमने अपना एक पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक ना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा जहां पर आप लोग जाकर उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आने वाले SBI एग्जाम और IBPS PO क्लर्क एग्जाम को टारगेट कर बनाया गया है, जिसमें हम लोग सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं परचेज किया और आप लोगों को लगता है कि नहीं परचेज करना चाहिए तो आप लोग जाकर उसको परचेज कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलो वीडियो को हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।